So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to understand the equalization levy, right? तो equalization levy जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं तो इसमें जो है अराउंड ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ये इंडेक्स इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है इक्वलाइजेशन लेवी का, ठीक है। हम इक्वलाइजेशन लेवी स्टार्ट करते हैं एंड जैसे जैसे हम जो है ग्रेजुअली मूव करते जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, मैं आपको जब भी नए पॉइंट पे जाएंगे तो मैं ये इंडेक्स आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें जो है ट्रैक पे है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन लेवी सेक्शन 165। आपके पास जो भी आपके नोट्स है आप उसको ओपन करके रखिए आपके, तो आप इसको बस वीडियो को सुनिए क्योंकि ये पर्टिकुलर नोट्स से मैं रेफ़र करता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन एंड जो है मैं आपको ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी सेक्शन 165 क्या बोल रहे हैं। अब इसमें जो नॉन रेसिडेंट है जिसका पी नहीं है, नॉन रेसिडेंट, देखो नॉन रेसिडेंट है जिसका पी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है। अगर वो कुछ सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, एंड सर्विसेज किसका दे रहा है कि वो रेसिडेंट को दे रहा है या उन नॉन रेसिडेंट को दे रहा है जिनका पी इंडिया में है। तो जब वो सर्विसेज दे रहे हैं और ये सर्विसेज जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। भाई आप सर्विस दे रहे हो, ये रेसिडेंट, ठीक है, एक तो रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, ठीक है, इनको दे रहे हो और ये जो सर्विसेज है इसको ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब इस सर्विस के रिस्पेक्ट में अगर इन्होंने 1 लाख या उससे ज़्यादा तक का पेमेंट कर दिया है, 1 लाख या नहीं 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर दिया है पर ईयर में इन सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में इनको 6% से जो है काटना पड़ेगा TDS। ये TDS का नेचर हो गया इक्वलाइजेशन लेवी एक तरीके से। अगर आपने काटा तो बहुत ही अच्छी बात है, काटना तो पड़ेगा क्योंकि लॉ बोलता है। अगर आपने नहीं काटा तो भी जो है ये डिसअलाउ हो जाएगा, आपको खर्चा ही डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब आपने जो इतना खर्चा करा है मियरली बिकॉज आपने TDS नहीं काटा ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। हाउएवर अगर आपने बाद में काटा, अगले साल काट लिया, तो ऐसे केस में आपको अगले साल अलाउ हो जाएगा, बट 40A में ये डिसअलाउ हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले बहुत सारे इसमें 3-4 कंडीशन है, जैसे कि नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में नहीं है। अब वो ही पर्सन जो है स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है, तो सबसे पहले नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में नहीं है, फिर दूसरी बात आती है वो स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है। अब स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब क्या होता है, एक तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जैसे कि फेसबुक भी अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, फेसबुक पे भी लोग अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट। तो ऐसी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या प्रोवाइड करना डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, या तो आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करा रहे हो या तो आप प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस दे रहे हो ताकि लोग जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सके। तो आप स्पेस दे रहे हो एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या एडवर्टीजमेंट की स्पेस दे रहे हो, जो भी है। अगर ये नॉन रेसिडेंट जिनका पी इंडिया में नहीं है ये ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो द रेसिडेंट या वो नॉन रेसिडेंट जिनका पी इंडिया में है और वो जो है सर्विसेज बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप जब पे कर रहे हो और पे करते समय भी अगर 1 लाख से ऊपर हो गया है इन सर्विसेज का इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केस में आपको 6% से TDS काटना पड़ेगा। TDS इन द सेंस इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, नहीं करा तो 40A से ये डिसअलाउ हो जाएगा। हाउएवर अगर आपने नेक्स्ट ईयर में जमा कराए तो सब्सिक्वेंट ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब नोट करना कि इधर ये खर्चा है, ये पे कर रहे हैं तो इनके लिए इनकम है, तो इनकी इनकम एग्जाम्प्ट है 1050 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 के अंदर एग्जाम्प्ट है। अब दूसरा जो इक्वलाइजेशन लेवी है, मैं आपको वापस इंडेक्स पे ले जाता हूँ कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है और इसका नेचर TCS का नेचर है। अभी हमने इसके ऊपर TDS का नेचर पढ़ा, वो कैसे, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो पे करने से पहले हम 6% काट रहे हैं। ECO का सीन अलग है, इनका नेचर TCS का है, ये तो पैसे तो लेंगे, ये TCS का भी पैसा ले लेंगे। तो इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई-कॉमर्स ऑपरेटर ये क्या बोल रहे हैं, अब समझो, वही है नॉन रेसिडेंट जिनका पी इंडिया में नहीं है, पर स्पेसिफिक ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें कि वैसे नॉन रेसिडेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिनका पी इंडिया में नहीं है। अब जैसे ऊपर वो स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहे थे, तो इधर भी वो ई-कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली वो सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात आप करोगे कि यार इलेक्ट्रॉनिकली अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सर्विसेज में तो एडवर्टीजमेंट सर्विस और डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस ये भी आ सकता है। तो नोट करना, अगर ये सर्विसेज आई एडवर्टीजमेंट वाली वो तो ऊपर ही कवर हो जाएगा, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, पर उसके अलावा वो सब चीज़ें जो है इधर आएगी। तो आप ई-कॉमर्स सप्लाई कर रहे हो गुड्स, तो गुड्स तो सारी कवर है। सर्विसेज में ऊपर की 2 सर्विसेज के अलावा, ठीक है, अगर आप ई-कॉमर्स सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज, तो ई-कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो या फैसिलिटेट कर रहे हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो ऐसे केस में जो रेसिडेंट है, ठीक है, वो किसको कर रहे हैं, वो रेसिडेंट
या नॉन रेसिडेंट जिनका पी इंडिया में है, ठीक है। और देखो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो आप सर्विसेज दे रहे हो रेसिडेंट को, किसी नॉन रेसिडेंट को इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस। देखो ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस हम समझेंगे, या वो पर्सन जो बाय कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सन बाय कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज क्या यूज़ करके, इंडिया का आईपी यूज़ करके। देखो एक तो होता है रेसिडेंट और एक होता है वो पर्सन जो मेरी रेसिडेंट होनी हो, देखो रेसिडेंट होगा तो ऊपर ही आ जाएगा, अगर वो नहीं भी है पर वो इंडिया का आईपी यूज़ करके गुड्स और सर्विस बोरो कर रहा है, ठीक है, तो उससे भी टैक्स कलेक्ट करना। और नॉन रेसिडेंट कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, अब ये जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है वो क्या है वो भी अपन नीचे देखने वाले हैं, राइट, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में समझो इनको सप्लाई करा, ठीक है, बनती बात है इनको सबको सप्लाई करा, ठीक है। तो ऐसे केस में अब ये TDS का नेचर नहीं है, इधर इनको 2% ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। ये जब पे कर रहे हैं और पे करने का अमाउंट जब वो 2 करोड़ पर ईयर से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे केस में भैया आप 2% का इक्वलाइजेशन लेवी और लगा लेना, ठीक है। और अगर नहीं लगाया तो वही 40A भी लग जाएगा, ठीक है। जब लगाओगे फिर तब आपको डिडक्शन मिलेगा, जो भी है तब आपको इस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। किसके सिचुएशन में ये सेक्शन नहीं लगता, जब आपका 169 में आप कवर हो, ठीक है, जब आप 169 में कवर हो तो फिर नहीं लगता, ठीक है। और अगर आपका पी इंडिया में है तो देखो इधर क्या बोला, पी इंडिया में है, ठीक है, तो अगर आपका पी इंडिया में है तो नहीं लगेगा। तो देखो जब बोल के रखा है इधर जब पी इंडिया में है तो बनती बात है जब पी इंडिया में है तो ऐसे केस में जो है 2% की हमने जो बात कर ली है, अगर पी इंडिया में है या 165 जो है लग रहा है तो ऐसे केस में आपको ये सेक्शन नहीं लगेगा, तो ऐसे केस में आपको ये सेक्शन लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका पी इंडिया में है, ठीक है, तो ये सेक्शन जो है आपको नहीं लगने वाला है। इनफैक्ट जब 165 में आप कवर हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, तो जो भी मिस स्पेल हुआ उसके लिए सॉरी। तो अब देखो इक्वलाइजेशन लेवल 165 की बात कर ली जिसका नेचर TDS का नेचर था, 165A की बात कर ली। अब हम डिडक्शन की बात करेंगे, डिडक्शन, डिपॉजिट और रिटर्न इन सब की बात करेंगे कि देखो अभी हमने क्या बात करी कि ये स्पेसिफाइड सर्विसेज की ओर बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस क्या है। देखो नॉन रेसिडेंट को अगर आप सेल कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ताकि वो टारगेट करे इंडियन पर्सन को, इंडियन रेसिडेंट को, ठीक है, या पर्सन जो एक्सेस करते हैं एडवर्टीजमेंट थ्रू IP एड्रेस इन इंडिया, ठीक है। तो सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट काय के लिए, ताकि वो टारगेट कर सके, या सेल कर रहे हो डेटा, या डेटा सेल करो, एडवर्टीजमेंट तो ठीक है, ये है कि आप डेटा सेल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि सेल ऑफ डेटा कर रहे हो, डेटा भी कलेक्टेड किससे किया था, कलेक्ट कर रहा था रेसिडेंट पर्सन से कलेक्टेड किया था, या पर्सन जो है इंडिया की IP यूज़ कर रहा है इनसे डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, और इनको सेल कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को, या एडवर्टीजमेंट सेल करो ताकि टारगेट हो पाए, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट या पर्सन यूजिंग इंडियन IP, मतलब कि IP एड्रेस इन इंडिया, ठीक है, और एक्सेस करे एडवर्टीजमेंट। तो सेल ऑफ डेटा, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट के केस में जो है इधर 2% वाला सीन लग जाता है। फिर बात आती है इक्वलाइजेशन लेवी। अब देखो इक्वलाइजेशन लेवी में हमने डिडक्शन पढ़ा कि देखो एक डिडक्ट आपको 6% करना पड़ेगा, और एक है कलेक्शन वाला सीन जो हमने नीचे पढ़ा कि 2% आप कलेक्ट करोगे। फिर हमने पढ़ा कि भैया अगर मत करो, नहीं करो आप, चलो ठीक है, पर जो फिर जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। और जब आती बात डिडक्ट करने की कि अगर आपने डिडक्ट किया है तो आप डिपॉजिट भी करो 165, ठीक है, 165 में जो आपने डिडक्ट किया है तो आप डिपॉजिट करो, ठीक है। जो 165 का डिपॉजिट है उसमें ऐसा है कि हमको मंथली डिपॉजिट करना पड़ेगा अगले महीने की 7 तारीख पर, मार्च में तो 31 मार्च ही रहेगा, और अगर आपने लेट डिपॉजिट करा तो 1% का रिटर्न है। पर जो कलेक्शन वाला सीन है उधर क्वार्टरली डिपॉजिट है, और क्वार्टरली डिपॉजिट मतलब अगले महीने की 7 तारीख, उधर मंथली अगले महीने की 7 तारीख, इधर क्वार्टरली अगले महीने की 7 तारीख पर, मार्च का 31 मार्च ही रहेगा। लेट करा तो 1% पर मंथ लगेगा। अब मेरे को बताओ कि अगर देखो अगर आपने डिडक्ट ही नहीं करा, ठीक है, अगर आपने डिडक्ट ही नहीं करा जो आपको डिडक्ट करना था, और या तो जो आपको कलेक्ट करना था आपने कलेक्ट नहीं करा, और समझो कि चलो तुमने डिडक्ट करा या तुमने कलेक्ट करा पर तुमने बाद में उसको पे नहीं करा, तो ऐसे कैसे पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी इक्विवेलेंट इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। तो देखो डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करना है, नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी। अब बात आती है डिपॉजिट तो कर दिया, अब हमको रिटर्न भरना है। चलो रिटर्न की बात आती है तो रिटर्न जो है क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, ईयरली रिटर्न है। और जब ईयरली रिटर्न है तो बोला ये जाता है कि ईयर ख़त्म होने के बाद 30 जून तक आप जो है रिटर्न फाइल कर दो, और अगर आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है या रिवाइज रिटर्न फाइल करना है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर नहीं है, इधर रेलेवेंट असेसमेंट नहीं है, ईयर नहीं है, 1 ईयर आफ्टर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, 2 साल तक का टाइम है, आप जो है फाइल कर सकते हो बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न। तो देखो
अगर आपने फाइल कर दिया, ठीक है, तो आपकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि रिटर्न फाइल करने का बोला है, आपकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। और पॉइंट ये आता है कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है, अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर जब आपने रिटर्न फाइल करा है, ठीक है, अब देखो अभी रेक्टिफिकेशन के पहले इंटीमेशन आएगा। अगर इंटीमेशन है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया उसके एंड के 1 साल के अंदर आपको इंटीमेशन आ जाएगा। और अगर आपको फिर रेक्टिफिकेशन करना है तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन आया, ठीक है, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न फाइल हुआ था उसके 1 साल के अंदर इंटीमेशन, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर में इंटीमेशन आया, ठीक है, उसके 1 साल के अंदर रेक्टिफिकेशन करना है, ठीक है। तो देखो अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो भी, देखो रिटर्न फाइल किया तो भी आपको इंटीमेशन आएगा, क्योंकि देखो 143(1) में उधर भी इंटीमेशन आता है तो इधर भी इंटीमेशन आएगा। रेक्टिफिकेशन का सीन मैंने आपको बता दिया है, बी रिलेटेड रिवाइज का सीन बता दिया है। सपोज़ करो कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करा और हो सकता है एओ ने आपको नोटिस दे दिया, तो जब आप एओ ने आपको नोटिस दे दिया तो ऐसे केस में तो नोटिस देने के 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पेनल्टी लग जाएगी 172 के तहत, ठीक है। तो इधर क्वार्टरली रिटर्न नहीं होता है, इधर एनुअल रिटर्न होता है। फिर बात है अपील। अगर एओ के ऑर्डर से एग्रीड हो, मतलब अगर उसका पेनल्टी लगा दी है, एओ के ऑर्डर से एग्रीड हो, 30 दिन के अंदर सीआईटी अपील में चले जाओ, 100 रुपये की फ़ीस भर के, 1000 रुपये की फ़ीस भर के। सीआईटी अपील से एग्रीड हो तो 60 दिन में चले जाओ, 1000 रुपये की फ़ीस भर के आईटीएटी में। कभी आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है और आपको पता है कि ये फॉल्स है, जैसे कि आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिए हैं और या फॉल्स अकाउंट या फॉल्स स्टेटमेंट जो भी आपने दिए हैं, तो ये जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल है। और प्रोसिक्यूशन पर ये भी याद रखना कि प्रोसिक्यूशन के पहले आपको सीसीआईटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। 40AI भी अपन ने पढ़ा था कि आपको जो है अगर आपको डिडक्शन नहीं किया है तो आपको खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो इनफैक्ट डिडक्ट करके अगर आपने पे भी नहीं किया तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पर सब्सिक्वेंट ईयर में मिल जाएगा अगर आपने डिडक्ट किया है सब्सिक्वेंट ईयर में, या आपने पे कर दिया है सब्सिक्वेंट ईयर में, अगर आपने डिडक्ट किया है सब्सिक्वेंट ईयर में, राइट। तो देखो आपने डिडक्ट नहीं करा पर डिडक्ट करा और पे नहीं करा, तो मैं दोनों सिचुएशन को अलग अलग रहता हूँ। अगर आपने डिडक्ट नहीं करा तो आपने अगले साल डिडक्ट किया तो अगले साल आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, खर्चे का। अगर आपने डिडक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर में, अब पे की बात आती है। अगर पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न या उसके पहले नहीं किया तो आपको जो है जब आप पे करोगे तब आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले या उसके पहले पे कर दिया है तो ऐसे केस में पे कर दिया तो आपको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इक्वलाइजेशन लेवी समझा है और यही पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में, ये जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता, तो अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी पर्सन को स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हो तो वो TDS VDS नहीं काटेगा। जहाँ पे हमने स्पेसिफाइड सर्विस नॉन रेसिडेंट PE रेसिडेंट और जो है हम नॉन रेसिडेंट जिसका PE है उसको हम सर्विसेज देते हैं बिजनेस पर्पज़ के रिस्पेक्ट में। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करना एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर हमने बात करी थी ई-कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2% है, TCS का नेचर है, 2 करोड़ है, जैसे उधर जो है 1 लाख था, इधर जो है वो 2 करोड़ है। इधर भी 40IB का फंडा है। नॉन रेसिडेंट इसमें भी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है। जो सर्कमस्टेंसेस की हमने क्या बात करी थी कि आप एडवर्टीजमेंट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सेल कर रहे हो, फिर वो टारगेट वाली बात करें कि टारगेट इनको करना, ठीक है। फिर एक आती है बात कि आप जो है डेटा इनको सेल कर रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट सेल कर रहे हो, ठीक है, और डेटा इनको सेल कर रहे हो। ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने डिडक्शन डिपॉजिट का पढ़ लिया था, जहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी पहला वाला मंथली है, दूसरा वाला क्वार्टरली है। पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने जो है, तो एक तो रिटर्न लेट फाइल करने पे भी पेनल्टी है। इनफैक्ट अगर आपने डिडक्ट करा है लेट तो बनती बात है, अगर आपने डिपॉजिट करा है लेट तो वही 1% पर मंथ का तो इंटरेस्ट है। और रही बात पेनल्टी तो लगेगी अगर आपने डिडक्ट लेट किया, डिपॉजिट लेट किया, तो एक तो डिडक्ट और डिपॉजिट पे भी पेनल्टी है, वो पेनल्टी इक्वलाइजेशन लेवी जितनी है। रही बात इधर रिटर्न की है तो रिटर्न में भी पेनल्टी, ठीक है। फिर हमने इंटीमेशन का पढ़ा, रेक्टिफिकेशन का पढ़ा, फिर हमने एओ का नोटिस हो तो 30 दिन के अंदर करना है, अपील्स के बारे में पढ़ा, फॉल्स स्टेटमेंट हमने देखा, 40AI भी देखा हमने। तो इस तरीके से हमने जो है ओवर किया है। आई होप तो अगर आपको वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ टॉपिक हम जो है उस वीडियोज़ में पढ़ते हैं। बाय।